किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार समयानुकूल कृषि संबंधित जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। इसी विषय के अंतर्गत आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से सब्जियों में रोग प्रबंधन किया जाए, साथ ही साथ सरसों में कीट प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे हमारे किसान भाई, यही जानकारी लेंगे आज के अंक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों, अब समय है जबकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में बाहर रहती है बाजारों में सब्जियों की सब्जियां जो कि हमारी थाली में आती हैं, हमें बहुत सारी खुशियां भी देती हैं। नवीनतम प्रकार की सब्जियां बहुत सारी, हरी हरी गाजर है, टमाटर है, लाल लाल। क्या हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार में सब्जियों में रोग प्रबंधन किया जाए। अगर हमारे किसान भाई सब्जियों में रोग प्रबंधन संपूर्ण तरीके से करेंगे तो हमारी थाली भी सब्जियों से सजी रहेगी। तो चलिए आज के अंक में हम बात करते हैं कि सब्जियों में रोग प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। जानकारी दे रहे हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। ये कृषि वैज्ञानिक है, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है सर्दी का मौसम है, हमारे सभी किसान भाइयों के यहाँ इस समय सब्जियां देखने को मिल रही हैं और मार्केट में भी बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं। और इस समय किसान भाइयों के खेतों पर हम टमाटर की बात करें, बैगन की बात करें, फूल गोभी, पत्ता गोभी की बात करें, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें, सभी प्रकार की सब्जियां जो है देखने को मिल रही हैं और जो है इनकी पैदावार भी हमारे किसान भाई अच्छी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब रोगों की बात आती है तो रोगों से जो है सब्जियों वाली फसलें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं और किसान को बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। और इससे अगर किसान बीमारियों की सही पहचान नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है और जो एक धंधा लाभ का है वो उसके लिए काफ़ी नुकसान देने वाला साबित होता है। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से सब्जियों में जो बीमारियां लगती हैं, अगर मैं बात करूं सब्जियों में इस समय जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें जिसको कि कॉमन रूप से हमारे किसान भाई आसानी से पहचान लेंगे, वो मिर्च में भी देखने को मिलती है, मटर में भी देखने को मिलेगी, कद्दू वर्गियों में मिलेगी, जिसको जो है भभूतिया या पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये रोग आसानी से हमारे किसान भाई यदि खेतों में जाएंगे तो आसानी से पहचान सकते हैं। आप देखेंगे कि मिर्च की पत्ती पर हल्के हल्का सफ़ेद जो है पाउडर की अगर लेयर दिख रही है, पत्ती के ऊपर दिख रही है या नीचे दिख रही है, तो समझ लीजिए ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, भभूतिया रोग है। और ये रोग सिर्फ पत्तियों पर नहीं आता, तने पर, फूल पर और फल पर भी ये देखने को मिलता है। इसलिए सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है किसान भाइयों। इस बीमारी से बचने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। पहला उपाय तो आप ये करें कि जो पौधा रोगग्रस्त है, पूरी तरीके से सूख गया है, वो पौधा बीमारी को फैलाने का काम करेगा। तो इस प्रकार के रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालना बहुत ही आवश्यक है। और फिर बीमारी से बचना भी है तो बचने के लिए हमारे किसान भाई घुलनशील सल्फर की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर यदि छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। चाहे वो मिर्च में हो, चाहे आप दूसरी जो फसल है, चाहे हम आलू की बात करें, हम टमाटर की बात करें या हम और भी जो सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें, आसानी से बच सकते हैं। दूसरी प्रमुख बीमारी जो है सब्जियों में देखने को मिलती है, वो लगातार काफ़ी ज़्यादा जो है फसल को प्रभावित करती है, उसमें मोज़ेक रोग है जो लगातार भिंडी है, चाहे हम कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें, चाहे हम टमाटर की बात करें, आप देखेंगे जब आप खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि जिस पौधे में ये बीमारी आ गई है वो पौधा सामान्य आकार से उसकी बढ़वार कम होगी। एक तो पौधे की बढ़वार कम होगी, दूसरा पत्तियों पर सलवटें देखने को मिलेंगी, सिकुड़ा हुआ पत्ती आसानी से आप पहचान सकते हैं किसान भाई। और प्रमुख जो है पत्ती पर छितरे पीले रंग के धब्बे बिखरे हुए आपको देखने को मिलेंगे। और किसान भाई, मोज़ेक रोग की सबसे अच्छी पहचान, यदि आप किसी भिंडी के खेत में जाएंगे तो आसानी से जो है मोज़ेक रोग को आप पहचान सकते हैं। चूँकि किसान भाइयों ये बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है और इस बीमारी का जो रोगजनक है वो इसका फैलाव जो है वो कीड़ों के माध्यम से होता है। तो किसान भाई, यहाँ आपको बीमारी से बचने के लिए कीट नियंत्रण करना होगा और कीट नियंत्रण के लिए करने से पहले आप एक प्रमुख उपाय करें। यदि इस प्रकार के पौधे खेत में दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उन पौधों को हटाना बहुत आवश्यक, क्योंकि ये पौधे ही बीमारी को फैलाते हैं।
दूसरा उपाय खरपतवार प्रबंधन। अगर खेत में सब फसलों के अलावा और भी कोई पौधे हैं या खरपतवार है, चूँकि जो पैथोजन है या रोगजनक हैं वो इन पर पनपते हैं, तो इससे भी बचना बहुत आवश्यक है, तो वो उपाय आप कर लें। साथ में रस चूसक कीड़ों के मुख्य रूप से ये जो बीमारी है सफ़ेद मच्छर के द्वारा फैलती है, तो इसके लिए नीम से बनी कीटनाशक दवाएं काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। नीम से बनी कीटनाशक दवाएं आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, अगर आप रासायनिक दवा पे जाएं तो थायमेथाक्साम काफ़ी ज़्यादा प्रभावी पाई जाने वाली दवा है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस बीमारी से बचना बहुत ही आवश्यक है, और ये बीमारी आती है और पूरे के पूरे खेत को चौपट कर जाती है। कई बार आपने देखा होगा, ये एक प्रमुख रोग है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो प्रमुख समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है वो है फल सड़न, फ्रूट रॉट। और लगातार कद्दू वर्गीय की बात करें तो आप देखते हैं करेले में ये बहुत ज़्यादा समस्या आती है। कई बार मैंने देखा है कि जो है टमाटर में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, और देखते हैं कि फल लगे हैं, फल के भाग में जो है सड़न पैदा हो गई। तो इस प्रकार की ये समस्या लगातार बनती है, और कभी कभी ये आता है कि फल लगते ही नहीं। तो फल सड़न काफ़ी प्रमुख जो है एक बीमारी है, और इससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको जो है मैनकोजेब दवा की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में आप मिला सकते हैं। साथ में मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब, ये दवा भी काफ़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो सकती है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में यदि आप मिलाकर छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से भी आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो प्रमुख रूप से बीमारी देखने को मिलती है सब्जी वर्गीय फसलों में, वो है सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग देखने को मिलता है। श्याम वर्ण रोग का प्रकोप काफ़ी देखने को मिलता है, और इन रोगों से बचने के लिए भी किसान भाई इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जैसे ही रोग के लक्षण देखते हैं, पत्ती पर नियमित आकार के जो धब्बे देखने को मिलेंगे, उसके चारों तरफ बॉर्डर देखने को मिलेगी, और जो धब्बे वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, लेकिन उस पर अलग अलग जो है उसका रंग, जो कलर होता है धब्बे का, किसी का ब्राउन हो जाता है, किसी का डार्क ब्राउन हो जाता है। इस प्रकार के धब्बे जो है लगातार देखने को मिलते। तो इनसे बचने के लिए किसान भाइयों आप लगातार खेत का निरीक्षण करें, और जैसे ही रोग का प्रकोप दिखाई देता है तुरंत जो है अनुशंसित जो फफूंदनाशक दवाएं हैं उनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी किसान भाइयों से एक प्रमुख बात कहना चाहता हूं, चूँकि सब्जियों का उपयोग हमारे जो है सभी आम लोग करते हैं, तो कोशिश आपको करना है सब्जी में आप जैविक कीटनाशक दवाओं का या जैविक फफूंदनाशक दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दवाओं से कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती अवस्था में आप जो है गाय के गोमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं, और जो उक्टा एक और बीमारी जो मैं आपको बताना चाहता था, उक्टा या जीवाणु जनित उक्टा रोग, ये टमाटर में और बैगन की प्रमुख बीमारी है। तो इससे बचने के लिए आप स्यूडोमोनास का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर यदि आप छिड़काव करते हैं, बीज उपचार करते हैं, तो और रोग प्रतिरोधी किस्मों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप इन बीमारियों से बचकर भरपूर पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर जल्दी ही आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, सरसों जो कि हमारी रबी की मुख्य फसल है, सरसों में कीट लग जाता है तो पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारे किसान भाई सरसों में कीट प्रबंधन शुरुआत से ही कर लेंगे तो उनकी फसल बची रहेगी और उन्हें मुनाफा भी होगा। तो सरसों में कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, ये इस विषय की जानकारी दे रहे हैं आपको हमारे विषय विशेषज्ञ, जो कि डॉक्टर विनोद गर्ग, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। रबी के मौसम में अभी किसान भाइयों के यहाँ सरसों और चना की फसल लगी हुई है। सरसों अभी 10 से 15 दिन की हुई है और इसमें इस समय से ही कीड़ों का प्रकोप शुरू हो जाता है। प्रारंभ की अवस्था में सरसों में आरा मक्खी का प्रकोप होता है। आरा मक्खी में क्या होता है कि आरा मक्खी का शिशु जड़ों को खाता है और उसकी वयस्क जो मक्खी होती है वो पत्तियों में छेद बनाती है। इसे हमारे किसान भाई खेत में जाकर के लक्षण के आधार पर देख सकते हैं और इसका प्रकोप चलता रहता है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए इसके लिए कि खेतों में जाकर के अपने लक्षण देखें। लक्षणों में मुख्य रूप से वो पत्तियों में छेद बनाते हैं और जड़ों काटते हैं। जब अधिक प्रकोप होता है तो इसके पौधे सूखने लगते हैं। दूसरा इसमें कीट आता है जो सबसे खतरनाक है और सरसों की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, वो है माहू। माहू सरसों की फसल में क्या करती है कि इसका प्रकोप जैसे ही तापक्रम में गिरावट आती है, विशेष करके दिसंबर के महीने में, तो इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। जब हमारी सरसों की फसल में फूल बनते हैं, वानस्पतिक वृद्धि होती है, फूल बनते हैं, छोटी छोटी फलियां रहती हैं, तो इसकी नर और मादा पत्तियों से रस चूसने लगते हैं। प्रारंभ अवस्था में क्या होता है, इसकी मादा जो है अंडे देती है, लेकिन जैसे ही तापक्रम में गिरावट आती है तो ये सीधे बच्चों को देना शुरू कर देती है और ये अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में अपने बच्चे देती है और इनका जीवन चक्र बहुत छोटा रहता है। तो ये बच्चों को देती है। ये बच्चे क्या करते हैं, शिशु इनके ये कोमल भागों, सरसों की फसल के जो कोमल भाग रहते हैं, विशेष करके टहनियाँ, पुष्पक्रम, फूल, छोटी छोटी फलियाँ, इनसे ये रस चूसते हैं। रस चूसने के कारण क्या होता है, पौधे की वृद्धि हो जाती है, पौधे का विकास रुक जाता है। जब फलियां बनती हैं तो ये फलियों से रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इससे इसमें दाने का, फलियों का विकास नहीं होता, दाने का विकास नहीं होता, दाना छोटा रह जाता है और दाने में तेल का प्रतिशत भी कम हो जाता है। तो ये सरसों का दूसरा मुख्य कीट है। इसी प्रकार से सरसों में तीसरा कीट आता है, एक बग आती है जिसको हम चितकबरी बग के नाम से जानते हैं। ये भी क्या करती है, ये सरसों की फसल में फल चूसने का काम करती है। ये रस चूसते हैं, पौधे के कोमल भागों से ये रस चूसते हैं। तो रस चूसने के कारण पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है, जिसका सबसे अधिक परिणाम उपज पर पड़ता है और हमारी उपज की गिरावट आती है। उपज हमारे किसान भाइयों को कम प्राप्त होती है। ये इस प्रकार से प्रमुख कीट है। दूसरा एक कीट है, कभी कभी सरसों की फसल में एक भ्रंग का प्रकोप दिखाई देता है। भ्रंग का भी प्रकोप होता है। तो ये क्या करता है भ्रंग, ये भी पत्तियों से खाना शुरू कर देते हैं। ये पत्तियों खाते हैं, पत्तियों में छेद बना देते हैं, जिससे क्या होता है, पत्तियों में जगह जगह छेद बनने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है तो पौधे भोजन बनाने का कार्य नहीं कर पाते हैं। इससे पौधे की वृद्धि नहीं होती, फूल नहीं बनते सही प्रकार से, उनमें फलियां नहीं बनती, फलियों में दाने नहीं भर पाते और अंत में हमको उपज ही कम प्राप्त होती है। तो इन सब कीड़ों के हमें नियंत्रण करना है सरसों की फसल में, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अच्छी उपज प्राप्त हो। तो सबसे पहले किसान भाइयों को करना चाहिए कि जब सरसों की बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले बीज का उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए जो फफूंदनाशक, कीटनाशक और कल्चर का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसान भाइयों को कीटनाशक का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है।
चाहे तो वो इमीडाक्लोप्रिड या थायोमिथॉक्जिम की। इमीडाक्लोप्रिड की ये 6 से 7 ग्राम मात्रा और थायोमिथॉक्जिम की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से ये बीज को उपचार करते हैं, तो सरसों की फसल में रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप 35 से 40 दिन तक नहीं होता है। इस प्रकार से सरसों में उर्वरक जो है, खाद है, उसका संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और बुआई के लिए पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी निश्चित रखना चाहिए। जैसे कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना आवश्यक है, जिससे क्या होगा, पौधों की वृद्धि के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा और पौधा झाड़ीदार बनेगा, जिससे कि अत्यधिक फलियाँ लगेंगी, हमको उत्पादन प्राप्त होगा। इसके अलावा क्या है, सरसों में हमको क्या करना चाहिए, जब इन कीड़ों का प्रकोप हो जाता है तो हमको फसल में देखने जाना चाहिए। अगर इनका प्रकोप बढ़ रहा है तो हमको सबसे पहले हमारे जो जैविक कीटनाशक है, विशेष करके निवोली का सत है, इसका उपयोग करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम निवोली के सत का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल में जो मित्र कीट आते हैं, मित्र कीट से मेरा तात्पर्य यह है कि किसानों के लिए मित्र हैं, जो उनके हानिकारक कीट हैं, जो मैंने बताया है कि आपकी आरा मक्खी है, माऊ है और आपकी बग है, आपका बीटल है और सारे जो हानिकारक कीड़े आते हैं, इन कीड़ों को, ये मित्र कीट जिनको हम कहते हैं कि जो फसलों के कीड़ों को खाते हैं, इन्हें मित्र कीट कहते हैं। इन कीटों का संरक्षण होता है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हमारे किसान भाइयों को निवोली के सत का उपयोग करना चाहिए। निवोली के सत को बनाने के लिए एक विधि है कि हमको किस तरह से बनाना है। तो प्रति हेक्टेयर हमको 20 से 25 किलोग्राम निवोली की आवश्यकता पड़ती है। इसमें निवोली को हम अच्छी तरह से सुखा करके, उसको कूट करके, बारीक करके 24 घंटे तक पानी में भिगाते हैं। पानी में भिगाने के बाद उसको हम एक सफ़ेद कपड़े से, सूती से छान लेते हैं। छानने के बाद ये 25 किलो निवोली, यानी 5 किलो निवोली 1 बीघा में, 5 किलो निवोली को आप 10 लीटर पानी में भिगा लीजिए। भिगाने के बाद 24 घंटे बाद इसको छान लीजिए और इस पानी को आप 1 बीघा में, यानी 25 किलो निवोली को हम 50 लीटर पानी में भिगाएंगे और इस 50 लीटर पानी को हम 500 लीटर पानी में मिलाएंगे और इसका प्रति हेक्टेयर हम छिड़काव करते हैं। इस छिड़काव को करने से हमारे जो मित्र कीट हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है, इनकी संख्या बढ़ती रहती है। जब इनकी संख्या बढ़ती है तो जो शत्रु कीट हैं उनको खाने में ये मदद करते हैं। अनुसंधानों से ये ज्ञात हुआ है कि यदि एक इंद्रकोपभृंग, जिसे हम कॉक्सिनेला बीटल कहते हैं, कॉक्सिनेला बीटल यदि एक है तो वो एक दिन के अंदर 50 तक माहू के शिशु और वयस्क को खा लेता है। तो हमको इसकी संख्या बढ़ाना है, तो ये हमारे आपकी आरा मक्खी के अंडे और शिशु वह सबको खा लेता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, निवोली के सत का उपयोग करना है। यदि हमारे पास निवोली का सत नहीं है तो हम नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम तेल की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना है। चूँकि ये दोनों तेली पदार्थ हैं, इसलिए इनको पौधों पर पर्याप्त मात्रा में इनको फैलें। क्या होता है, ये अच्छी तरह फैलेंगे, पत्ती पर रहेंगे, तभी इनको सही इनका असर मिलेगा, प्रभावशाली बनेंगे। तो इसके लिए हम कपड़े धोने वाला जो पाउडर है उसकी थोड़ी सी मात्रा स्प्रे वाले घोल में मिला देते हैं और फिर इसको खेत में स्प्रे करते हैं। इसके बाद हमको ऐसा लगता है कि 15 दिन हो गए हैं और हमारे यहाँ इसका प्रकोप बढ़ रहा है, तभी हमको रासायनिक कीटनाशकों पर जाना चाहिए। यदि आप रासायनिक कीटनाशक कब डालना चाहिए, जब हमारे यहाँ इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं एक सलाह और दूंगा कि इस समय आप, जैसे आपने सरसों लगाया है, तो सरसों के चारों तरफ किसान भाइयों को एक लाइन गेंदे की लगा देना चाहिए। आप बीच बीच में धनिया लगा सकते हैं। धनिया लगाने से क्या होता है, मित्र कीट की संख्या बढ़ती है। गेंदा लगाने से क्या होता है कि कीड़े पहले उसकी ओर आकर्षित होते हैं, हानिकारक कीड़े, हम उनके ऊपर दवाई डाल के अपनी फसल को उससे सुरक्षित बचा सकते हैं। सरसों में जैसे हमने रासायनिक दवा डाल दी, रासायनिक दवा डालने के बाद यदि हमको लगता है तो ही हम तीसरी बार दवा पर जाएं, नहीं हमको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ किसान भाई अपनी फसल को देखते रहें, उसका निरीक्षण करते रहें और जब उसकी अच्छी तरह फलियां पक जाएं तो फसल की कटाई कर लें और उसकी घंगाई करें और जब उनको उचित मंडी में दाम मिले
तब उसको बेचने जाए। किसान भाइयों, अब समय हो चला है कि हम सुनते हैं खबरें खेती की। किसान भाई बहनों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं आत्मनिर्भर, रहली क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा, सोयाबीन की नई किस्में RVSM 1135, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP, पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। यहाँ लगभग 42 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं। इन महिलाओं को सरकार के माध्यम से कृषि एवं गैर कृषि कार्यों के लिए 4,157 करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिलवाया गया है। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा इनके उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाया गया है। आजीविका मार्ट पोर्टल से 535 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उत्पादों की बिक्री हुई है। प्रदेश में लगभग 17,000 महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि बनी हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में बचत की आदत विकसित करने के साथ ही समूह के नेतृत्व को स्कूली शिक्षा के प्रसार, महिला बाल पोषण, परिवार कल्याण और आरोग्य के संबंध में जन जागृति के प्रयासों में जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश में जनजातीय अंचलों में पोषण से भरे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए नई संभावनाएं निर्मित हुई हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों से महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर कृषि और गैर कृषि आधारित 100 से अधिक प्रकार की आजीविका गतिविधियां सफलतापूर्वक कर रही हैं। प्रदेश में विगत 2 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों के अलावा उनके परिवार के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध हुआ है। रहली क्षेत्र में खेतों को मिलेगी सिंचाई सुविधा। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 162 करोड़ 66 लाख रुपए से बनने वाली आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना का सागर जिले के रहली में भूमि पूजन किया है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से लगभग 1 दर्जन गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए जल मिलेगा। परियोजनाओं से किसानों को पानी की कोई कमी नहीं आएगी और रहली क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मंत्री श्री भार्गव ने कहा है कि वर्तमान में कई देशों में पानी की कमी है। हमारे देश में कई ऐसे राज्य एवं जिले हैं जहां पानी की कमी होने से पानी की बचत की जाती है। प्रकृति ने हमें इस क्षेत्र में सुनार, गधेरी और कोपरा नदियां दी हैं। बांध बनने के बाद आसपास के नलकूप, बोरवेल और कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। मंत्री श्री भार्गव ने कहा है कि शाहपुर के पास साजली नदी पर पेयजल के लिए डैम बना है। पेयजल के लिए क्षेत्र के 108 गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यहां घरों में टोटी से जल आएगा। जल, जंगल और जमीन पर सभी का हक है। नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी से सिंचाई और पानी पीने के लिए भी जल मिलता है। सोयाबीन की नई किस्म RVSM 1135। राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर VK तिवारी व डॉक्टर SR रामगिरी व उनकी टीम के लगातार कई वर्षों के अथक प्रयास एवं गहन रिसर्च एवं देश के विभिन्न रिसर्च स्टेशनों पर लिए गए 101 ट्रायल के पश्चात देश के करोड़ों किसानों के भविष्य को बदलने वाली है किस्म RVSM 1135, जो कि आगे जाकर RVSM 35 संक्षिप्त नाम से वैज्ञानिकों एवं कृषकों में जानी पहचानी जाएगी। सोयाबीन किस्म RVSM 1135 वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में लगातार 2 वर्षों तक AICRP नेटवर्क के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च उत्पादन देने के कारण प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि तकनीकी दृष्टि से एक बहुत बड़ी बात है। वह इस किस्म की एक बहुत बड़ी सफलता एवं उपलब्धि भी है। ये पूरे भारत में एक नहीं 2-2 बार गोल्ड मेडल लेने वाली भारत की एकमात्र किस्म है, जो कि अपने उच्चतम गुणवत्ता स्तर को स्वयं सिद्ध करती है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअल भाग लिया। बैठक में श्री तोमर ने अधिकारियों से कहा कि देश में बागवानी के समग्र विकास पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मदद से ध्यान केंद्रित किया जाएगा व इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसान इस कार्यक्रम से
लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों को भी उनकी केंद्रित मुख्य फसल के साथ चिन्हित किए गए 55 क्लस्टरों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा है कि कार्यक्रम के तहत छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने, खेतों में लागू की जाने वाली गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग आदि की जरूरत है। और पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। पशुओं का आहार संतुलित एवं नियमित होना चाहिए। ऐसा आहार देने से पशु की पाचन क्रिया कभी खराब नहीं होती। दिन में लगभग 2 बार चारा दाना देना चाहिए और इसके मध्य 8 से 10 घंटे का अवकाश होना चाहिए, जिससे भोजन प्रणाली को आराम मिल सके तथा जुगाली करने वाले पशु इस बीच जुगाली भी कर सकें। पशुओं को जो आहार दिया जाए उसमें विभिन्न प्रकार के चारे, दाने जैसे भूसा, हरा चारा, दाना इत्यादि शामिल होना चाहिए, जिससे पशु को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सकें। चारा भली भांति तैयार किए जाना चाहिए, जिससे वह आसानी से पचने वाला व रुचिकर बन सके। सख्त दाने जैसे चना, जौ, मक्का इत्यादि को चक्की से दलवा देना चाहिए, ताकि पशु को चबाने एवं पचाने में सुगमता हो। प्रत्येक दूध देने वाले तथा गर्भित पशु को 2 से 5 किलोग्राम हरा चारा आवश्यक देना ही चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन के अंक में हमने जाना कि सब्जियों में रोग प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, साथ ही साथ सरसों में कीट प्रबंधन की भी जानकारी हमने हासिल की। अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो या फिर दोबारा देखना चाहते हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।